अच्छा, आज जो है ना, कल जैसे मैंने आपको एएचएन की आउटलाइन दिखाई थी कि टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं एएचएन 1 के। आज हमने स्टार्ट करना है जीआईटी से। जीआईटी मैंने आपको कल भी बताया था कि जीआईटी जो है वो सबसे लेंथी चैप्टर है एएचएन 1 में। यानी कि आपका ऑलमोस्ट 35 to 40% जो है वो एएचएन 1 में वो जीआईटी है। तो जीआईटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, क्यों आपके समझने के लिए भी। आपका भी स्टार्ट है तो जीआईटी कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है, तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जीआईटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, 10 से 12 दिन। तो आप लोग 10 से 12 दिन में हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। जीआईटी की जो डिसऑर्डर्स हैं उसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिपैटोबिलियरी, माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक डिसऑर्डर्स। यानी कि ओवरऑल जीआईटी की डिसऑर्डर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर हर डिवीजन में जैसे माउथ और सैलिवरी ग्लैंड है, इसकी फर्दर 5 to 6 डिजीज हैं। इसी तरह स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की मैंने आपको कल सारी वो आउटलाइन दिखाई थी, वो आउटलाइन भी आप लोगों के सबके पास मस्ट होनी चाहिए। सबसे जो पहला है जीआईटी में वो है माउथ और सैलिवरी ग्लैंड। इसमें टोटल हमारे पास 6 to 7 डिसऑर्डर्स हैं। स्टोमाटाइटिस और सैलिवरी ग्लैंड की, ओरल कैंसर, गर्ड, हाइटल हर्निया, एक्लेजिया, डायबिटिकुलर डिजीज एंड कैंसर ऑफ ईसोफेगस। तो ये हमारे पास टोटल डिसऑर्डर्स हैं जो माउथ और ईसोफेगस में है। अच्छा, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो ब्रूनर सुदार्थ की बुक से करनी है। स्लाइड से आप लोगों ने तैयारी नहीं करनी, आप लोगों ने बुक से तैयारी करनी है। मैं स्लाइड से आप लोगों को समझाऊंगा। अगर मैं बुक से आप लोगों को समझाऊं तो वहां से आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना ना, क्योंकि कुछ लेंथी चीजें काफी लिखी हुई हैं उधर। समझाऊंगा मैं आप लोगों को स्लाइड से, लेकिन एट द एंड में आप लोगों को बुक से बता दूंगा, मार्क करवाऊंगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने बुक से करनी है। वो मैं एट द एंड आपको मार्क करवा दिया करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोमाटाइटिस एंड सैलिवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स में वही है कि हम डिजीज एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी देखेंगे, कोजेज पैथोफिजियोलॉजी सैलिवरी ग्लैंड की देखेंगे, डायग्नोस्टिक, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट इन सब की देखेंगे। अच्छा, डिसऑर्डर्स जब भी स्टार्ट करनी है किसी भी चैप्टर्स की, सबसे पहले आप लोगों को उस चैप्टर की नॉर्मल एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए। यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीआईटी, तो आपको जीआईटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब ऑर्गन्स का पता हो। फिर हाँ, आपने वन बाय वन करके हर ऑर्गन की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। तो जीआईटी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीआईटी में हमारे पास टोटल जो ऑर्गन आपको पता है हमारे स्टार्ट होता है ये माउथ यानी कि ओरल कैविटी से। यहाँ से हमारा जीआईटी स्टार्ट होता है माउथ से, यानी कि पहला ऑर्गन हमारे पास होगा माउथ। दूसरा हमारे पास होगा सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें 3 ग्लैंड आते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड हमारे पास आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में। इसके बाद थर्ड ऑर्गन अगर फर्दर प्रोसीड करता है एसोफेगस में। एसोफेगस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक के साथ फिर हमारे पास लीवर, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, ये भी जीआईटी के पार्ट हैं। इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं जीआईटी के। फिर स्टमक के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, उसमें ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम उसके पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये टोटल जो ऑर्गन्स हैं हमारे पास ये हैं जीआईटी के, यानी कि माउथ से स्टार्ट होना है और आप लोगों का ये आना है लार्ज इंटेस्टाइन तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? एनाटॉमी सबको आती है जीआईटी की? एनाटॉमी सबको क्लियर है जीआईटी की? अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि सवेरा रियाज आपको आवाज आ रही है मेरी? माइक अनम्यूट करके आप बताएं, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, आप रिपीट करें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जीआईटी के? सर एसोफेगस, सबसे सबसे पहले स्टार्ट से। माउथ, एसो अच्छा, माउथ पहला, सेकंड? जी, एसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, एक्सेसरी लीवर, ऑर्गन। गॉल ब्लैडर और स्प्लीन ये भी इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स में आते हैं।
और Okay. सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 होते हैं, प्रोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। Sublingual. ठीक है, ओके। अच्छा, आज हमने जो डिस्कस करना है वो डिसऑर्डर्स डिस्कस करनी है माउथ की और सैलिवरी ग्लैंड की और एसोफेगस की। माउथ में जो सबसे पहले हमारे पास डिसऑर्डर है वो है स्टोमाटाइटिस। जब भी आपके पास आइटस आएगा इट्स मीन इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। जिस ऑर्गन्स के भी आगे आइटस आएगा उसमें इस मीन के उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन है। स्टोमाटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमा यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आप सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि आप लोगों ने कोई भी डिजीज स्टार्ट करनी है तो क्या करनी है, उस डिजीज की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टोमाटाइटिस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप लोगों ने इसी तरह करनी है कि स्टोमाटाइटिस या म्यूकोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओरल मिकोजा एंड इट इज ऑफन द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। ये पूरी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आपने एज इट इज ही याद किया करना है जैसे डेफिनेशन आपको दी होगी। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। यानी कि स्टोमाटाइटिस इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहां भी आएगा इट्स मीन इन्फ्लेमेशन, स्टोमाटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमा। और डेफिनेशन को थोड़ा लंबा करने के लिए आपने इसमें लिख देना कि इट्स ऑफन अ साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद जो डेफिनेशन के बाद एक दो लाइनें आप लोगों ने पढ़नी है, लेकिन वो आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए जो याद करना है वो आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन करनी है। इसके लिए जैसे भी प्रोफाइलेटिक माउथ केयर स्टार्टेड व्हेन द पेशेंट बिगिंस रिसीविंग ट्रीटमेंट, हाउएवर म्यूकोसाइटिस में बिकम सो स्वेयर दैट अ ब्रेक इन ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। यानी कि जब भी हम कोई माउथ में रेडिएशन या कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो हम प्रोफाइलेटिक केयर स्टार्ट कर देते हैं माउथ की। प्रोफाइलेटिक मीन के प्रिवेंटिव केयर। तो जब भी हमने कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करनी है तो हमने प्रोफाइलेटिक केयर देनी है, यानी कि प्रिवेंटिव केयर पहले ही स्टार्ट कर देनी है ताकि हम स्टोमाटाइटिस को प्रिवेंट कर सकें। ये है डेफिनेशन, यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है। इसके बाद यही उन्होंने बताया है कि अगर पेशेंट रेडिएशन थेरेपी ले रहा है या पुअर डेंटेशन है या एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ की है बिफोर रेडिएशन ट्रीटमेंट इन ओरल कैविटीज ऑफन इनिशिएटेड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, many radiation therapy centers recommended the use of fluoride treatment for patient receiving radiation to head and neck। यानी कि वही चीज़ उन्होंने इलेबरेट की है कि अगर पेशेंट रेडिएशन रिसीव कर रहा है या उसके पुअर डेंटेशन है या टूथ वगैरह उसके रिमूव किए गए हैं तो उसमें इसमें तो हम उससे प्रोफाइलेटिकली यानी कि प्रिवेंटिव तौर पे पहले से ही हम उसको ओरल केयर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टोमाटाइटिस में आप लोगों ने बेसिक सिर्फ इसकी यहाँ से डेफिनेशन करनी है और कोई चीज़ नहीं करनी। आपको पेपर में से सिर्फ इसकी डेफिनेशन की हद तक आएगा सिर्फ। बाकी मैं लास्ट पे आप लोगों ने बुक से तैयारी करनी है वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा उधर से। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड। इनमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स। आइटिस मैंने आपको पहले बताया है कि आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, पैरोटाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ द 3 ग्लैंड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरोटिड ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इन्फ्लेमेशन है तो इसको हम कहेंगे पैरोटाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इसमें आपने मम्स का जिक्र जरूर करना है। मम्स एक एपिडेमिक डिजीज है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसमें भी क्या होता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये एक आपकी डेफिनेशन है पैरोटाइटिस की। It's the inflammation of the parotid gland. It's a common inflammatory disease of salivary gland। और इसमें ये बताना है कि मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसमें भी पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक आपकी डेफिनेशन हो गई इधर से। नेक्स्ट आपने यहाँ से करने हैं रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स जिस भी डिजीज के आपको दिए होंगे आप लोगों ने मस्ट करने हैं याद। पेरोटाइटिस के आपको रिस्क फैक्टर्स दिए हैं, ये आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। पेरोटाइटिस के रिस्क फैक्टर्स में क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, साइमा आरिफ आपको आवाज आ रही है मेरी? साइमा आरिफ, रईसा आपको आवाज आ रही है? जिससे मैं पूछ रहा हूँ अपना माइक अनम्यूट करके बताए। ठीक है,
अरूज फातिमा, आपको आवाज आ रही है? वैसा आपने माइक में बताना है जब मैं आपसे इंडिविजुअली पूछूंगा, ठीक है? आपने मुझे ऐसा ये बताना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। यस सॉरी। रिस्क फैक्टर हम किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर किसे कहते हैं? अच्छा, ठीक। अच्छा, दो चीजें होती हैं हमारे पास, रिस्क फैक्टर्स एंड कोज। जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर वो होता है जो किसी भी पर्सन को किसी भी डिजीज से प्रोन करती है, यानी कि वो उस डिजीज के रिस्क को इंक्रीज करती है। कोज वो होते हैं जो वो 100% सर्टेन होता है कि ये चीज वो उसको कोज करती है। रिस्क फैक्टर्स 100% नहीं होता कि वो कोज करेगी या नहीं करेगी। रिस्क फैक्टर डिजीज कोज कर भी सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन कोज जो है वो डेफिनेटली वो डिजीज को कोज करता है। अब पेरोटाइटिस के सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एल्डर यानी कि ओल्ड पीपल्स जो होंगे उनमें, क्योंकि उनमें इसलिए होता है कि उनमें जो सलाइवा की सेक्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्यूटली इल पीपल्स में भी इसी तरह होता है। इसके अलावा डेबिलिटेटेड पीपल या डिक्रीज सलाइवरी फ्लो फ्रॉम जनरल डिहाइड्रेशन और मेडिकेशन और एट हाई रिस्क, यानी कि 4 to 5 को होता है। एल्डर पीपल, एक्यूटली इल पीपल या डेबिलिटेटेड यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं वो, क्योंकि उनमें क्या होता है कि सलाइवा का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उनमें डिहाइड्रेशन या इसके अलावा जो मेडिकेशंस हैं ये सारी क्या करवाती हैं, पेरोटाइटिस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का आपने सिर्फ नाम याद करना है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसका कोज है, और इस फैक्टर्स के आपने 5 से 6 नाम याद करने हैं। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हर डिजीज की आप लोगों ने मस्ट करनी है। साइन एंड सिम्टम्स के आप लोगों ने सिर्फ नाम याद करने हैं, जैसे पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ठीक है? तो आप लोगों ने सिर्फ उनके नाम याद करने हैं, डिटेल्स नहीं करनी। तो अब जब भी आप किसी भी इन्फ्लेमेशन का जिक्र करेंगे, जैसे प्रोटीन ग्लैंड की हम इन्फ्लेमेशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन में 4 से 5 साइन जो है वो कॉमन होंगे किसी भी ऑर्गन की। आप इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ सबसे पहले क्या होगा, रेडनेस होगी। रेडनेस के बाद सेकंड उसमें वहाँ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एडिमा बनना स्टार्ट होगा। एडिमा की वजह से वहाँ क्या होगा कि पेन स्टार्ट होगी, टेंडरनेस होगी, और फिर नेक्स्ट क्या होगा कि फीवर होगा। ये 4 to 5 साइन जो है वो हर इन्फ्लेमेशन में कॉमन है, ठीक है? तो इसमें भी आपको वही बताया, प्रोटीन ग्लैंड यानी कि दोनों तरफ प्रोटीन ग्लैंड हमारे होते हैं, दोनों जो ईयर्स हैं उनके नीचे, तो दोनों तरफ इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा कि फीवर स्टार्ट होगा। उसके बाद ग्लैंड जो है वो दोनों तरफ स्वेल हो जाएंगे, पेशेंट को पेन होगी इन एयर, और स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग इंक्रीज रैपिडली एंड द ओवरलाइंग स्किन सून बिकम रेड एंड शाइनी। स्वेलिंग रैपिडली इंक्रीज होगी, इसकी वजह से जो स्किन है वो रेड और शाइनी हो जाएगी। तो ये वही इन्फ्लेमेशन के साइन है जो हर इन्फ्लेमेशन में कॉमन होते हैं। इसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसके एज इट इज करनी नहीं है, बस आप लोगों ने याद कर लेना है कि प्रिवेंटिव मेजर में आप लोगों ने क्या करना है कि डेंटल वर्क आप लोगों ने जब भी करना है तो उसमें आपने प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा आप लोगों ने न्यूट्रिशन और फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट रखना है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, और अगर किसी मेडिसिन की वजह से ये डिजीज हो रही है तो उस मेडिसिन को आपने डिसकंटिन्यू करना है, जैसे डायूरेटिक्स है। उसके बाद आप लोगों की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोगों ने अब जब भी मैनेजमेंट करनी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 चीजें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले जब भी मेडिकल मैनेजमेंट का जिक्र आएगा आप लोगों ने मेडिसिन देखनी है, मेडिसिन के आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। अब जैसे इन्फ्लेमेशन है तो इसमें हम मेडिसिन देंगे एंटीबायोटिक्स एक, दूसरी पेन है तो पेन के लिए यहाँ देंगे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स कहते हैं जो पेन किलर ड्रग्स होती हैं उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, और फिर अगर मेडिसिन से कोई भी डिजीज ट्रीट नहीं होती तो फिर हम प्रोसीड करते हैं सर्जरी की तरफ। तो सर्जरी में हम इसको क्या करेंगे कि अगर एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम करेंगे पेरोटोडेक्टमी, यानी कि आप लोग जहाँ भी डेक्टमी आएगा उसका मीन है कि ऑर्गन का रिमूवल, ठीक है? तो पेरोटोडेक्टमी में क्या करेंगे कि प्रोटीन ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा। पहले हम मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर
हम जाएंगे सर्जरी की तरफ, पैरोटोडेक्टमी की तरफ। अच्छा जी, अभी हमने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने सुनना है, फिर मैंने आप लोगों से पूछना है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पैरोटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड क्या होते हैं कि दोनों हमारे जो कान हैं इनके नीचे नीचे होते हैं, बीनीथ द ईयर, ठीक है, बाइलेटरल होते हैं, ये दोनों कानों के नीचे होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, पैरोटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ये इसकी होगी डेफिनेशन। इसमें आपने एक ये भी कैन बताना है कि मम्स जो है एपिडेमिक डिजीज है, कम्युनिकेबल, इसमें मोस्टली इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होती है। ओके ठीक है। फिर आप लोगों ने इसके रिस्क फैक्टर्स करने हैं। रिस्क फैक्टर्स में आपने बताना है कि जो एक्यूटली इल पीपल हैं, एल्डर्स हैं जिनमें डिक्रीज सलाइवरी फ्लो है या कोई मेडिसिन है, इन सब की वजह से ये डिसऑर्डर होती है। फिर आप लोगों ने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताना है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसका ऑर्गन है। साइन एंड सिम्टम्स में आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज चलना है कि सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें फीवर हो जाएगा, फिर क्या होगा कि जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल होना स्टार्ट होंगे, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को दोनों कानों में पेन स्टार्ट होगी, पेन के बाद फिर वहाँ क्या होगा कि रेडनेस और शाइनी स्किन हो जाएगी। मैनेजमेंट में आप लोगों ने पहले मेडिसिन देनी है, इन्फ्लेमेशन के लिए एंटीबायोटिक्स देनी है, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देनी है। अगर इन दोनों से रिकवर नहीं हो रहा तो फिर आप जाएंगे पैरोटोडेक्टमी की तरफ। ये क्लियर है सबको पैरोटाइटिस? आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स किया करें, ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, आयशा जमील, आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पैरोटाइटिस। जल्दी आपने बताना है। आयशा जमील, आपको 0 नंबर मिल रहा है, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। सर जी बोलें, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ पैरोटाइटिस, जो आपको आते हैं सर एल्डर इजीली हो गया, आप बताएं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी आएंगे तो कोई मसला एक्यूट नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई करें एटलीस्ट। सर जनरल डिहाइड्रेशन एक्यूट इलनेस एल्डरली पीपल्स ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी मुझे आप बताएंगे, कायनात हसन, कायनात हसन, आपने मुझे बताना है जी सर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैराटाइटिस। सर फीवर होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, टेंडरनेस होगी, रेड ओके, और शाइनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि इतना आपको जी ऑलमोस्ट 60 to 70% याद हो गया, बाकी आप कल रिवाइज करके आएंगे तो आपको इंशाल्लाह सारा याद होगा। अच्छा, जी जी बिल्कुल। मुकद्दस तौसीफ, मुकद्दस तौसीफ, आपको आवाज आ रही है? ठीक है मुकद्दस तौसीफ, आपको 0 नंबर है। सवेरा रियाज, जी सवेरा आपने मैनेजमेंट बतानी है पैरोटाइटिस की। सर एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, अगर ठीक है, उससे भी ना आए तो पैरोटोडेक्टमी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है रईसा, समझ आ गया। मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में हमने 3 चीजें करनी है। सबसे पहले हमने मेडिसिन देनी है 2 तरह की, एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फ्लेमेशन के लिए, और उसके साथ हम देंगे एनाल्जेसिक्स पेन को रिलीव करने के लिए। तो पहले हम मेडिसिन देंगे, अगर वो मेडिसिन से रिलीव नहीं हो रहा तो फिर हम जाएंगे सर्जरी की तरफ, फिर हम करेंगे पैरोटोडेक्टमी यानी कि पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। ओके जी, ठीक है, ये हमारा हो गया पैरोटाइटिस। ये थी डिसऑर्डर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है सैलिवरी ग्लैंड की, वो है हमारे पास सेलिडनाइटिस, यानी कि यहाँ भी आइटस है, इस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। सेलिडनाइटिस यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, पेरोटाइटिस था तो वो पेरोटिड ग्लैंड थी, स्टोमाटाइटिस था तो वो इन्फ्लेमेशन थी स्टोमा की। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सेलिडनाइटिस एंड इट मे बी कॉज, अब इसके कॉजेज ऑलमोस्ट वही है, यानी कि जो हमने जिक्र उधर डिस्कस किया पैरोटाइटिस में। ये तकरीबन जो डिजीजेज हैं माउथ की, ये ऑलमोस्ट 50% सारी डिजीज एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। डिहाइड्रेशन इसमें भी होगी, उसमें भी थी। रेडिएशन थेरापी
उसमें भी थी, इसमें भी है। उसके बाद स्ट्रेस और मेल न्यूट्रिशन, उसमें भी थी, इसमें भी है। मेल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस नहीं थे उसमें, लेकिन उसका भी कोज हो सकता है। तो स्ट्रेस और मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि इससे भी सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है। इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड कैलकुला, यानी कि स्टोन्स अगर सैलिवरी ग्लैंड में बन जाएंगे तो उस वजह से भी हो सकता है। तो कहते सब आपको शो हो रही है स्क्रीन? तो सेम ऑलमोस्ट कॉजेज हैं, यानी कि जिन भी की वजह से भी सैलिवरी ग्लैंड की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, वो कॉज करवाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है, स्ट्रेस या मेल न्यूट्रिशन, या कोई स्टोन सैलिवरी ग्लैंड में बन जाएगा, या इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन हम करेंगे तो इसकी वजह से जो सैलिवरी ग्लैंड है इनकी इन्फ्लेमेशन होगी। सैलिवरी ग्लैंड का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो इसका मीन है, इट्स मीन के 3 ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो दोनों तरफ बीनीथ द ईयर्स होते हैं, ठीक है। और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर जो होते हैं ये हमारी जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है बीनीथ द टंग, ये उधर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों की लोकेशन है। ये तीनों की इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको हम कहेंगे सेलिडोनाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ये है इनके कॉजेस। नेक्स्ट इसमें जो सर जी जी, सर ये स्ट्रेस से बता सकते हैं कि स्ट्रेस से कैसे होता है इन्फ्लेमेशन? स्ट्रेस में और मेल न्यूट्रिशन में इसमें बेसिक जो कोज वो यही है कि एक तो कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह रिलीज होते हैं स्ट्रेस में, उसकी वो इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। सेकंड ये कि इसमें सलाइवा की प्रोडक्शन भी डिक्रीज होती है। तो ये दोनों कोज स्ट्रेस में है, वो इसको इनहांस करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। लोकेशन मैंने आपको बताया है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो दोनों बाइलेटरल होते हैं बीनीथ द ईयर। जो सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर होते हैं वो होते हैं फ्लोर ऑफ द टंग, दोनों प्रेजेंट होते हैं फ्लोर ऑफ द माउथ बीनीथ द टंग, ठीक है। उसके बाद कोजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसमें भी आपने कोजेटिव ऑर्गेनिज्म देखा था। इसमें 3 तरह के कोजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस या न्यूमोकोकस। ये तीनों ऑर्गेनिज्म है, ये इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। इसके अलावा हॉस्पिटलाइज पेशेंट में जो एक मेन कोज है वो है मर्सा, मैथिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो जो 4 ऑर्गेनिज्म है ये चारों इन्फ्लेमेशन कराते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। इनके नाम याद रखने हैं। अच्छा, अब ये है साइनस सिम्टम। साइनस सिम्टम ऑलमोस्ट सेम वही हैं जो आप लोगों ने उसके किए थे, यानी कि पेन, स्वेलिंग और प्रोलन डिस्चार्ज होगा। एंटीबायोटिक्स इसमें भी हम देंगे। इसके अलावा हम हाइड्रेशन, मसाज और कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि हम इन्फ्लेमेशन वगैरह को रिलीव कर सकें। उसके अलावा अगर ये क्रोनिक हो जाता है, ठीक, यानी कि पेन अनकंट्रोल रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो इसके बाद हम फिर सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, यानी कि सर्जरी से हम उसमें कुछ होल वगैरह क्रिएट करते हैं जिससे वो जो प्रूडेंट है वो सारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका ऑलमोस्ट जो मैनेजमेंट है और साइनस सिम्टम है सेम लाइक पैरोटाइटिस, यानी कि सिम्टम में वही पेन, स्वेलिंग और डिस्चार्ज का आप बताएंगे, और मेडिसिन में आप एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके अलावा आप हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे और मसाज करेंगे। अगर उससे भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर सर्जिकली इसकी ग्लैंड्स की ड्रेनेज की जाती है। तो ये था हमारा सेलिडोनाइटिस, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सेलिडोनाइटिस। इसके आपने कॉजेज करने हैं डिहाइड्रेशन, रेडिएशन, स्ट्रेस, मेलन्यूट्रिशन, कैलकुलाई, इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन। इसके बाद इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का आपको पता हो, ओरियस, विरिडेंस, न्यूमोकोकस और मर्सा, ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा साइनस सिम्टम और मैनेजमेंट सेम लाइक पैरोटाइटिस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जो सैलिवरी ग्लैंड की डिसऑर्डर्स है वो है सियालोलिथियासिस, यानी कि स्टोन्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। लिथियासिस जहां भी आएगा इस मीन के स्टोन्स यानी कैलकुलाई। आइटस मीन इन्फ्लेमेशन, लिथियासिस मीन स्टोन। किसी भी ऑर्गन के आगे लिथियासिस का, जैसे कोलीलिथियासिस, स्टोन्स ऑफ गॉल ब्लैडर। सियालोलिथियासिस मीन स्टोन्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। मैनेजमेंट में आप लोगों को ये बताया है कि अगर मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ड्रेनेज के लिए हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी से क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी प्रूलेंट होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके वोंड जो है वो क्लीन हो जाएगा।
कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये आप मेडिसिन जितनी भी है वो सारी आप फॉर्मा में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो हम तब देते हैं जब कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए हम हमेशा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। अच्छा जी, शैलो लिथियासिस का मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इट्स मीन कैलकुलाई यानी कि स्टोन्स। तो शैलो लिथियासिस मीन द स्टोन्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड शैलो लिथियासिस। जो भी आपके कैलकुलाई यानी कि कैंसर होंगे उनमें आप लोगों ने क्या करना है कि उस कैंसर की डेफिनेशन करनी है, कोज करने हैं, साइनस सिम्टम्स करने हैं और उसकी मैनेजमेंट करनी है। ये चार चीजें आपने जिस भी हम ऑर्गन का कैंसर करेंगे उसमें करनी है। तो इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि दी स्टोन्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड शैलो लिथियासिस। इसमें आप सैलिवरी ग्लैंड अल्ट्रासोनोग्राफी और शैलोग्राफी में भी रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट्स बाय स्टेनोसिस। तो हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं कि हम सैलिवरी जो ग्लैंड है उसकी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या शैलोग्राफी मीन के हम ये प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक्सरे स्टडी करते हैं सैलिवरी ग्लैंड की। तो ये दोनों हम टेस्ट करते हैं जिससे हमें इसमें ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलता है कि इसमें कोई स्टोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो डेफिनेशन आप लोगों ने पहले ही कर लेनी है कि इसकी इन्फ्लेमेशन, फिर इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड या सेलोग्राफी कराते हैं इसको रूल आउट करने के लिए कि वाकई है या नहीं। उसके बाद आप लोगों ने हर कैंसर के कोजेज मस्ट करने हैं। सैलिवरी जो शैलोलिथियासिस है उसके कोजेज में सबसे पहले क्या आएगा, मेनली कैल्शियम फोस्फेट, यानी कि कैल्शियम फोस्फेट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है सैलिवरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से उसके स्टोन्स बन जाते हैं। अगर लोकेटेड विद इन द ग्लैंड, if located within the gland, the calculi irregular and vary in diameter from 3 to 30 millimeter. Calculi in the ducts are small and oval. अच्छा, इसमें अब उन्होंने ये बताया है कि अगर वो ये डायमीटर्स में वेरी करते हैं 3 to 30 मिलीमीटर। कोज में आप लोगों ने मेनली याद करना है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसका मेन कोज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइनस सिम्टम्स। साइनस सिम्टम्स ऑलमोस्ट इसमें आप लोगों ने सबसे जो इसका मेन सिम्टम्स है वो ये है कि इसके स्टोन्स की वजह से इटसेल्फ कोई सिम्टम्स नहीं होती। सिम्टम्स तब होती हैं जब स्टोन प्रेजेंट होते हैं तो जो सैलिवरी ग्लैंड है उसको वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, यानी कि वहाँ से कोई भी जो सलाइवा है वो एक्सक्रीट नहीं होता। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि सडन लोकल एंड क्लिकी पेन होती है विच इज अब्रप्टली रिलीव्ड बाय गश ऑफ सलाइवा। ये इसकी मेन सिम्टम है, यानी कि इटसेल्फ स्टोन्स की वजह से कोई पेन नहीं होती, लेकिन जब स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर एक सडन लोकलाइज या क्लिकी पेन होती है कि किसी भी होलो ऑर्गन में एक सडन टाइप पेन होती है। तो ये सडन लोकल क्लिकी पेन होती है जो अब्रप्टली एक गश ऑफ सलाइवा से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेन सिम्टम है सियालोलिथियासिस की। और इसके बाद प्रैक्टिस, अच्छा टाइम अगर खत्म होगा तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। द करेक्टर्स सिस्टम इज ऑफन डिसलोकेट इन द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री ऑन फिजिकल असेसमेंट द ग्लैंड इज स्वollen and quite tender. The stone itself can be palpable and its shadow may be seen on X-ray film. इसके अलावा आप लोगों इसके सिम्टम्स में यह आएगा कि जो ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी और वो उस पल्पेट होगा, यानी कि आप लोग उसको फील कर सकेंगे। अगर आप उसको असेसमेंट करेंगे तो वो पल्पेटेबल होगा। और इसके अलावा उसके एक्सरे करवाएंगे तो उसमें उसके जो स्टोन्स है उसके शैडो फील होगा। शायद क्लिकी पेन वो होती है जो किसी भी होलो ऑर्गन में होती है, सडन क्लिकी। ये होलो ऑर्गन होते हैं जो मतलब अंदर से एम्प्टी होते हैं, तो इसमें एक सडन टाइप की एक पेन होती है जो अब्रप्ट रिलीव हो जाती है उसके बाद। किसी भी होलो ऑर्गन में वैसे हम पेन को कहते हैं क्लिकी पेन। अच्छा, तो सिम्टम्स में इसलिए आप मेनली आपने ये करना है कि इटसेल्फ इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती। सिम्टम्स तब होती हैं जब इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और सिम्टम्स में फिर ये होता है कि सडन लोकल क्लिकी पेन होती है। उसके बाद जो ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के अलावा ये है कि फिजिकल जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पल्पेबल होता है, ठीक है। और एक्सरे में इसके शैडो शो होते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट में आपने कैंसर की 3 तरह की मैनेजमेंट होती है सेम, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड रेडिएशन थेरेपी। ये 3 चीजें हम हर कैंसर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन करते हैं जिसमें कीमोथेरेपी आती है। उसके बाद फिर सर्जरी करते हैं जिसमें उस ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है या उसके कुछ पार्ट को जहाँ तक वो कैंसर होता है उसको रिमूव किया जाता है। थर्ड की जाती है रेडिएशन। रेडिएशन में वो डायरेक्ट जो स्टोन होता है उसमें रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है
वो स्टोन ब्रेक डाउन होके तो वो रिलीव हो जाता है। तो इसमें जो सेलोलिथियासिस है, इसमें हम मेनली रेडिएशन थेरेपी से इसको ट्रीट करते हैं, यानी कि लिथोट्रिप्सी होती है कि रेडिएशन, एक खास तरह की जो रेडिएशन है वो उससे स्टोन को एक्सपोज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो स्टोन ब्रेक डाउन होके तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट में सिर्फ आप लोगों ने यही बताना है कि मोस्टली ये जो स्टोन होता है वो खुद ब खुद स्मॉल होते हैं, खुद ब खुद एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन समटाइम ये लार्ज होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी करते हैं, रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से स्टोन ब्रेक डाउन होके तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, ये था हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने किया था सियालोलिथियासिस। सियालोलिथियासिस की सबसे पहले डेफिनेशन कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड स्टोन्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सियालोलिथियासिस। ये हम अल्ट्रासोनोग्राफी या सियालोग्राफी में हम इसको इससे डायग्नोस करते हैं। उसके बाद इसके कोज में मेन ये है कि कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं जो डायमीटर में वैरी करते हैं 3 to 30 मिलीमीटर में। सिम्टम्स में सबसे पहले आपने बताना है कि इसमें पेन होती है, लोकलाइज पेन होती है, सडन लोकल और क्लिकी पेन होती है। उसके बाद इसमें इसकी स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस होता है और जो ग्लैंड है वो पल्पेबल होता है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट में एक मेन चीज़ है, एक तो ये मोस्टली खुद ब खुद ये डिजोल्व हो जाता है, अगर खुद ब खुद नहीं होता तो फिर इसकी लिथोट्रिप्सी की जाती है, यानी कि इसमें रेडिएशन के साथ इसको एक्सपोज किया जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। शमसाजर, आप लोग मुझे आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेलुलिथियासिस। स्वेलिंग होती है, सडन क्लिकी पेन होती है। जी शमसाजर, आवाज नहीं आ रही। जी सर। ठीक है, जीनत शबीर जी बोलें। सडन पेन होती है। जी जी क्लियर बोले ना, क्या साइन एंड सिम्टम्स क्या सेलुलिथियासिस के? सर स्वेलिंग होती है, सडन क्लिकी पेन होती है, ऐसा कोई इसका साइन सिम्टम नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन, ठीक है। जी सर। एक्सरे में इसके शैडो शो होते हैं, ये इसके मीन्स। और अगर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो इसमें ये पल्पेबल होता है, ठीक है। यस ओके सर। ठीक है। ये थी हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस किया था, वो थी हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड और साथ में डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है वो है हमारे पास ओरल कैंसर। जो इस डिसऑर्डर्स में, ओरल कैविटी के डिसऑर्डर्स में नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है वो है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर जो है ना, आपके लिए बहुत आसान है। ओरल कैंसर आपने जिस तरह वो स्टोमाटाइटिस और पेराटाइटिस की सारे सिम्टम्स के ना ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड है। इसमें दो चार चीज़ें डिफरेंट हैं, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। ओरल कैंसर में सबसे पहले यानी कि द कैंसर ऑफ ओरल कैविटीज कॉल्ड ओरल कैंसर, ये इसकी वैसे डेफिनेशन इसकी ऐसे आती नहीं है, लेकिन आपको पता हो। ये इसमें शुरू में ना इसकी कुछ एपिडेमोलॉजी बताई होती है कि इस अनकॉमन है, यानी कि 5% जितने भी कैंसर होते हैं उसमें ये ओरल कैंसर होता है। एक इसका बैकग्राउंड होता है, इसको आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। सम टाइम एमसीक्यूज में आ जाते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं इस तरह की चीज़ें, ठीक है। 5% ऑफ ऑल कैंसर्स है ये ओरल कैंसर, जो हाईएस्ट अमंग मेल्स ओवर एज 14, यानी कि 14 की एज से अब ये ज़्यादातर होता है। अच्छा जी, यहाँ इसके रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं। रिस्क फैक्टर्स ओरल कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं, या इसके अलावा टोबाको यूज़ करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मैरिजुआना, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू केमिकल वायरसेस जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इन लोगों में ज़्यादा होता है, यानी कि स्मोकिंग जो करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, इसके अलावा मैरिजुआना यूज़ करते हैं जो लोग, या जिनका कुछ वायरसेस के साथ केमिकल्स के साथ एक्सपोजर होता है, या एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो इसको कोज करता है। ठीक है मुकद्दस साहिब, आपके नेट का इश्यू होगा, मुझे बाद में इन्फॉर्म करना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी किसी भी डिजीज की होगी तो आप लोगों ने 2 से 4 सर लाइनों में। मैरिजुआना क्या होता है? ये भी एक किस्म का ना ओपियोइड होता है, निकोटीन टाइप, यानी कि ये नशा टाइप एक चीज होती है मैरिजुआना। ये एक दरख्त का नाम है, उससे निकला है। जिस तरह तंबाकू होता है इसी तरह ये भी एक नशावर चीज है मैरिजुआना, ठीक है। यस सर।
अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आप लोगों ने इसकी हर डिजीज की 3 से 4 लाइन की पैथोफिजियोलॉजी मस्ट करनी है, इससे आपको डिजीज का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसकी पैथो में सबसे पहले कि ये स्क्वेमस जो सेल्स होते हैं उसका कार्सिनोमा होता है। अच्छा, यही इसमें ना आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि स्टार्टिंग में ये क्या होता है कि पेनलेस अल्सरेशन होती है, यानी कि जो आपके जो माउथ में ना स्टार्टिंग में इस तरह होगा कि पेनलेस अल्सरेशन होगी, यानी कि माउथ में अल्सर बने होंगे लेकिन वो पेनलेस होंगे। वो इरेगुलर इल डिफाइंड टाइप बॉर्डर्स होते हैं। स्टार्टिंग में वो सिर्फ निकोजा तक होते हैं, लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता टंग, ओरोफेरिंक्स और मैंडिबल मैक्सिला तक प्रोसीड कर देते हैं। नॉन हीलिंग लेजन शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर मैलिग्नेंसी आफ्टर 1 वीक ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, ये याद रखना है कि एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में अल्सर स्टार्ट होता है माउथ में जो पेनलेस होते हैं। इसके अलावा ये इरेगुलर इल डिफाइंड होते हैं। स्टार्टिंग में ये सिर्फ निकोजा तक होते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपकी टंग, ओरोफेरिंक्स, मैंडिबल मैक्सिला इन सब तक एक्सीड कर जाते हैं। अगर कोई भी अल्सर आपके माउथ में ऐसा है जो 1 वीक से ज़्यादा है, जो हील नहीं हो रहा, तो उसको मैलिग्नेंसी के लिए मस्ट उसका टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा, कोई माउथ में जो भी अल्सर होगा उसके सिम्टम सबसे पहले क्या होंगे? सबसे पहले इसकी मेन सिम्टम वही होगी कि सोर्स या अल्सर होंगे जो पेनलेस होंगे लेकिन वो हील नहीं कर रहे होंगे, यानी कि मोर देन 1 वीक हो गया होगा कि माउथ में अल्सर है लेकिन वो हील नहीं हो रहे, लेकिन वो पेनलेस होते हैं। टिपिकल इन ओरल कैंसर इज पेनलेस इंडिरोटेड अल्सर विद रेज एज टिश्यू फ्रॉम एनी अल्सर ऑफ द ओरल कैविटी दैट डज नॉट हील इन 2 वीक्स शुड बी एग्जामिन्ड थ्रू बायोप्सी। यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और पैथोफिजियोलॉजी में सेम ही चीज़ बताई है, यानी कि इसमें भी वही पेनलेस अल्सर्स होंगे जो हील नहीं आपके हो रहे होंगे। और उसके बाद आपने इसमें ये करना है कि अगर कोई भी अल्सर जो मोर देन 2 वीक तक हील नहीं हुआ आपके माउथ में, उसको आपने बायोप्सी के थ्रू एग्जामिन मस्ट करवाना है। इसके बाद जब ये ज़्यादा प्रोग्रेस करता है कैंसर, तो फिर आपको दूसरे सिम्टम स्टार्ट होती हैं, जिसमें टेंडरनेस होता है, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग होती है, सॉल्विंग और स्पीकिंग में आपको डिफ़िकल्टी होती है, और कफिंग ऑफ ब्लड इन स्पूटम और इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इनके स्टार्ट में आपको सिर्फ अल्सर्स होंगे जो पेनलेस होंगे। उसके बाद जब ये प्रोग्रेस करता है तो आपको टेंडरनेस होगी, फिर आपको चबाने में, स्वॉलो करने में, बोलने में भी आपको डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो कफ आएगी जिसमें ब्लड होगा, और उसके बाद जो आपके लिम्फ नोड्स हैं उनकी इनलार्जमेंट होगी। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं ओरल कैंसर के। असेसमेंट में आपने इसका डायग्नोस करना है। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज वेल असेसमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड टू डिटेक्ट पॉसिबल मेटास्टेसिस। यानी कि सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन करेंगे और असेसमेंट करेंगे लिम्फ नोड की, ताकि ये पता चल जाए कि ये कहीं और ऑर्गन में मेटास्टेसिस यानी कि किसी दूसरे ऑर्गन्स तक तो ये स्प्रेड नहीं हुआ। बायोप्सी जो भी ऑर्गन जो जब भी कैंसर होगा तो उस